वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 4 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे से 48,000 झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि टाइम बाउंस तरीके से इन झुग्गियों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए। साथ ही अभी निर्देश दिया जाए कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर स्टे नहीं दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनियों को बैन कर दिया है। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को इस बाबत आदेश दिए हैं। सभी सरकारी विभागों को ये प्रतिबंध तत्काल लागू करने के आदेश दिए गए हैं। कहा गया कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बिल्डर्स और कंपनियों के शामिल होने पर रोक रहेगी। बता दें कि इसके पहले योगी सरकार ने कुछ चीनी कंपनियों का टेंडर रद्द कर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि की हकदार हैं। अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिन्द्रनाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा, ऑप्शन बी है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ऑप्शन सी है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल राहिल शरीफ, ऑप्शन डी है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है अनिल त्यागी, ऑप्शन सी है विनोद कुमार यादव, ऑप्शन डी है अनिल यादव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनोद कुमार यादव। मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति ने मौजूदा चेयरमैन विनोद कुमार यादव को सीईओ मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे के इतिहास में पहला मौका है जब सीईओ पद का सृजित किया गया है। विनोद कुमार यादव चेयरमैन एवं सीईओ का पद संभालेंगे। इससे पहले मंत्रिमंडल ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। इस रेलवे में बड़े पैमाने में शुरू किए गए सुधारों के तहत यह कदम उठाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? ऑप्शन ए है AK-56, ऑप्शन बी है AK-74, ऑप्शन सी है AK-12, ऑप्शन डी है AK-203। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, AK-203। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल को लेकर के डील पक्की हो गई है। अब इस राइफल को भारत में भी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। AK-203 राइफल AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूस। यह युद्धाभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाज़ों की तैनाती की है। इसे इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 से भारत और रूस की सेनाओं के बीच होता आ रहा है। 2017 के बाद से 2 वर्षों में एक बार संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं का अभ्यास इंद्र आयोजित किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। रूस ने
पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। रूस भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है भूटान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी, कैलेंडर और त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। मंत्रालय ने सरकारी अंगों को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है। यह कार्य प्रिंटिंग गतिविधियों में भारत सरकार की लागत को कम करने और डिजिटल उपकरणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 11। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी, जिनमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए है प्रजनेश गुणेश्वरन, ऑप्शन बी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी है सुमित नागल, ऑप्शन डी है रामकुमार रामनाथन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सुमित नागल। सुमित नागल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लान को हराकर पिछले साल 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है कोकोनट एंड आयुर्वेदा, ऑप्शन बी है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ऑप्शन सी है कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस, ऑप्शन डी है कोकोनट फॉर इम्यूनिटी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। 2009 से 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में नारियल के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड है। इसके विषय का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के तहत एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय APCC द्वारा मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन डी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य देश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूत बनाना है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरी जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं? इसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है। ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है नागालैंड और उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन डी है लद्दाख और लक्षद्वीप। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने मंजूरी दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग का पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान और भारत और जापान के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। भारतीय वस्त्रों और परिधानों की गुणवत्ता एवं परीक्षण को बेहतर करने के लिए वस्त्र समिति भारत और मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान के बीच एक सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया का नंबर 1 और सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है?
ऑप्शन ए है अदानी ग्रीन, ऑप्शन बी है टाटा पावर, ऑप्शन सी है एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन डी है जीएसडब्ल्यू एनर्जी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अदानी ग्रीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। दक्षिण एशियाई देशों में बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, इसलिए गूगल द्वारा पूरे भारत और बांग्लादेश में अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित फ्लड फोरकास्ट मुहिम शुरू की गई है। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।